बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर काजी आबिद साहब मौजूद हैं, जो 1995 से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबे उर्दू में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। 26 साल से तदरीस से वाबस्ता हैं। सन 2000 में पीएचडी किया। पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च हाइडलबर्ग जर्मनी से मुकम्मल की, जिसका मौजू सर सैयद दौर की उर्दू तनकीद माबाद नौआबादियाती तनाजुर में था। कई तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, बेशुमार मकाले लिख चुके हैं, जो मुख्तदरा इल्मी और अदबी रसाइल में शाया हो चुके हैं। आपकी ज़ेरे निगरानी तकरीबन 80 एमफिल और 15 पीएचडी के मकाले मुकम्मल हो चुके हैं। 2017 से 2020 तक शोबे उर्दू के सरबराह भी रहे। 3 दफ़ा सराइकी एरिया स्टडी के सरबराह रह चुके हैं। कई कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में अपने मकाले पेश कर चुके हैं। आज डॉक्टर काजी आबिद साहब तानीसियत या फेमिनिज्म पर गुफ्तगू करेंगे। हम डॉक्टर काजी आबिद को इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं और गुफ्तगू की दावत देते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ मैं आपका कि आपने मुझे अपने तालिब इल्मों से इस मौजू पर मकालमे का एक शरफ अता किया। इस मौजू पर यकीनी तौर पर पिछले 30-32 बरसों में उर्दू में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ख़ास तौर पर इस उन्वान के साए तले फेमिनिज़्म आप इसे कहें, आप इसे जो है वो कोई और नाम देना चाहें, लेकिन अगर हम गौर करें तो इससे ज़रा पहले से हमारे यहाँ ख़वातीन के हवाले से और औरतों के हवाले से कुछ सवालात का आगाज़ किश्वर नाहिद और फहमीदा रियाज और इन लोगों ने किया, जो हमारे यहाँ माबाद जदीद तनकीद की एक जो छतर छाया के तले फेमिनिज्म या तानीसियत या आप समझें कि भी औरत के मुतालियात या इस हवाले से जो कुछ हुआ, और उसका ज़ाहिर है कि एक ख़ास फ्रेमवर्क था। लेकिन किश्वर नाहिद और उनसे पहले और बहुत सारी ख़वातीन ने इस बरे-सग़ीर की औरत के हवाले से जो कुछ लिखा और जिस अंदाज में उन्होंने शायरी की, ख़ास तौर पर फहमीदा रियाज और किश्वर नाहिद और उनके बाद की नस्ल ने, उससे मैं समझता हूँ कि फेमिनिज़्म को यहाँ पे अपनी पूरी उसके साथ गहराई के साथ हमारे तालिब इल्मों को और हमारी तहज़ीब को और हमारे मुआशरे के आम लोगों को उसे समझने का मौका मिला। यकीनी तौर पर ये एक नया ऐसा दबिस्तान था जिसका ताल्लुक महज उर्दू अदब या उर्दू अदब की तनकीद से नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये समझा जाता है कि माबाद जदीद तनकीद जितनी भी है और उसके जितने भी रवैये और रुझानात हैं, वो कहीं न कहीं मतन से मुताल्लिक़ हैं, दुनिया से उनका इलाका नहीं है। लेकिन अगर हम इन तमाम मकातीब को, इन तमाम तर अपना माबाद जदीद तनकीद के पहलुओं को देखें, तो ये हमें मतन से दुनिया की तरफ ले जाते हैं। और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से समझता हूँ अदब के और तनकीद के तालिब इल्म के तौर पर, कि अगर तानीसियत जो है वो हमें मतन से दुनिया की तरफ नहीं ले जाती, तो फिर ये एक बेसमर चीज़ है। अगर ये हमारे अंदर को नहीं तब्दील करती और औरत के हवाले से हमारे जो नज़रियात हैं वो वही रहते हैं जो मेरे बाप के थे, जो मेरे दादा के थे, जो मेरे परदादा के थे। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं अपने बाप, दादा और परदादा की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो औरत की इज़्ज़त नहीं करते थे, वो औरत को औरत के तौर पर कबूल नहीं करते थे। मैं यहाँ पे एक फ़र्क वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा बाप अपनी माँ की इज़्ज़त करता था,
मेरा दादा अपने इर्द गिर्द की खवातीन की इज्जत करता होगा, मेरा परदादा भी ऐसा करता होगा, लेकिन हम सब लोग, मेरे मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये उन रिश्तों की इज्जत करते थे जिन रिश्तों में वो औरतें इनसे गुंधी हुई थी। वो अपनी माँ की इज्जत औरत के तौर पर नहीं, माँ के तौर पर करते थे। वो अपनी बीवी की तो खैर मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुआशरे में कभी भी कोई हमने ज़्यादा वो इज़्ज़त नहीं की। और बहरहाल मैं ये वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि हमने औरत औरत के साथ एक जो समझें एक रिश्ता अपना बनाया, ताज़ीम का, एक तकरीम का, वो रिश्तों की ओट में बनाया। हमने एक फ़र्द के तौर पर उसे कबूल नहीं किया और उसे माँ, बेटी, बहन और इस तनाजुर में जो है वो देखने की कोशिश की। हालाँकि अगर हम गौर करें तो समाज की एक बुनियादी इकाई जो है वो मर्द और औरत है और कोई भी समाज उस वक़्त तक मुतवाज़िन नहीं कहलाया जा सकता जब तक ये दोनों इकाइयाँ बराबरी की सतह पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ना हों। यहीं से इस अदम मवाफ़क़त, नाबराबरी, अदम मसावात से ही फेमिनिज़्म के सवालात उठते हैं और ये देखने की कोशिश की जाती है कि ये फेमिनिज़्म है क्या? कैसे इसकी तारीख़ कैसे है? मसलन आप ये देखें कि बाइबल में कहा गया कि जो औरत है वो मर्द की पसली से पैदा हुई है। अब इस अस्तूरा को भी अगर गौर से देखा जाए तो औरत को उसके पूरे वजूद के साथ, उसके पूरे फ़हम के साथ, उसकी दानाई के साथ कबूल नहीं किया गया और इस अस्तूरा में भी वही उसके अधूरेपन की एक जो बात है वो की गई यहाँ पे। हम ये देखते हैं कि ये सवाल जो है वो मग़रिब में 18वीं सदी में जब रोशन ख़याली और ख़िरद अफ़रोज़ी और रैशनलिज़्म या अक़लियत पसंदी के मबाहिस उभरे, तो ये देखने की कोशिश की गई कि जो आबादी का बिल्कुल आधा हिस्सा है, उसके साथ हमारा जो सलूक है वो क्या? और यहीं से जो है जब वहाँ पे तालीम आम हुई और तालीमी इदारे खुले और वहाँ पे एक ख़ास वज़ह की चर्च के दबाव से निकले और इस तरह से एक रोशन ख़याल फ़िक्र वहाँ पे वाज़ेह हुई, तो सबसे पहला जो है वो एक अदम मसावात की तरफ जो है वो इशारा किया गया, वो मर्द और औरत के ताल्लुकात की असास के हवाले से था। और वहाँ भी यही देखा गया क्योंकि आम तौर पर आज जब हमारे तालिब-इल्म मग़रिब के बारे में सोचते हैं, तो वो आज के मग़रिब के बारे में सोचते हैं। वो मग़रिब के अपने माज़ी के बारे में भी नहीं सोचते कि जो एक बिल्कुल हमारी तरह से या हमसे भी गया गया गुज़रा मुआशरा था उस वक़्त और उस वक़्त वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए, अपनी बराबरी के लिए और एक अदम मसावात के रवैये को ख़त्म करने के लिए एक तवील जद्दोजहद की। सबसे पहले तो पढ़ने के हक़ के लिए, तालीम हासिल करने के हक़ के लिए, फिर हक़ खुद इरादी के लिए, वोट देने के हक़ के लिए और एक तवील समझें जंग उन्होंने एक उन ख़वातीन ने लड़ी और उस एक अरसे में हम ये देखते हैं कि जो मैरी वोllstonecraft पहली खातून हैं, जिन्होंने औरत के हवाले से कुछ बुनियादी सवालात उस तहज़ीब में उठाए, मग़रिब की तहज़ीब में और ये कहा कि ये जो औरत है, ये एक उतना ही बराबरी का वजूद रखती है, उतना ही बराबरी की फ़हम रखती है और बायोलॉजिकली और एक अक़ल की सतह पर वो मर्द के बराबर है और उसको भी उसी तरह जो है एक बराबरी का इस मुआशरत के अंदर जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए।
यहाँ से बात शुरू हुई और फिर बहुत सारी खवातीन ने उस में जंग में, क्योंकि वाकईतन ये एक ऐसी जंग थी जो गोलियों से नहीं लड़ी गई, जो हथियारों से नहीं लड़ी गई, जो इल्म से लड़ी गई है, जो दलील से लड़ी गई है, जो अक्ल से लड़ी गई है। और उसमें इन खवातीन ने, मोहतरम खवातीन ने अपने होने का एक न सिर्फ ये कि खुद इदराक किया, बल्कि अपने जैसी बहुत सारी और खवातीन को भी अपने होने का एक फहम बख्शने की एक कोशिश की। और उनके एक, क्योंकि आम तौर पर ये कहा गया कि मर्द और औरत को जो है वो खुदा ने बराबर पैदा नहीं किया, लेकिन इस दावे की कोई दलील किसी जगह पर भी मौजूद नहीं थी, ना किसी आसमानी किताब में थी, ना किसी दानाई की किताब में थी। लेकिन ये एक समझें कि भी कॉमन सेंस जो है वो उस जमाने की बना दी गई कि मर्द और औरत मर्द के बराबर नहीं हो सकती। इस कॉमन सेंस को तोड़ने के लिए खवातीन ने वहां पे बहुत जद्दोजहद की, और सबसे पहले उन्होंने अपने इल्म हासिल करने के हक की तरफ जो है, और फिर उसके बाद जो है वो वहां पे जब जमहूरियत को रिवाज हुआ और सरमायादाराना निज़ाम के साथ, सनती इनकलाब के साथ वहां पे जमहूरियतें आई, तो उस जमहूरियत के अंदर अपने वोट देने के हक को हासिल करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। और इसी ये 3 बड़े मराकिज हमें मगरब में मिलते हैं जहाँ फेमिनिज्म की तहरीकें मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो शुरू हुई। और जहाँ मैंने पहले बात की कि एक रैशनलिज्म जो शुरू हुआ, उस रैशनलिज्म ने एक औरत को जो है वो ताकत बख्शी कि वो अपने असबात की कोई दलील तलाश करे, और औरत ने अपने असबात की एक दलील तलाश की, और वो थी कि एक बराबर का एक वजूद जो है, बराबर की अक्ल जो है और बराबर की जो फहम है, वो औरत इस माशरे में उसी तरह रखती है जैसे मर्द रखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस का जो इनकलाब है उसने भी ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से, और जब हम आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे माशरे में तो ख़वातीन की आज़ादी तकरीबन एक मनफी कनोटेशन बना दी गई है, एक मनफी तासुर की हामिल इस्तिलाह बना दी गई है। और ख़वातीन की आज़ादी से मुराद ये कि उसे अपने बराबर होने का हक, अपने इल्म हासिल करने का हक, और उस माशरत के अंदर वोट देने का जो हक है, और एक तरह से जो है वो समाज के अंदर उसकी बराबरी की, एक मर्द के साथ एक बराबरी की एक तौकीर जो है वो उसे चाहिए थी। सो इनकलाब फ्रांस ने फ्रांस के अंदर जो है वो ये कारनामा भी सर अंजाम दिया, जहां उसने बादशाहत को खत्म किया। वहां उसने ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मर्द की बादशाहत को खत्म किया, या मर्द की बादशाहत की जो है वो चोलें जो हैं वो ढीली की। और यकीनी तौर पर इनकलाब फ्रांस समझें कि पिछली 2-3 सदियों का सबसे बड़ा वाकया था, जिसने अमूमी तौर पर इंसान की आज़ादी और ख़ुसूसी तौर पर फिर ख़वातीन की आज़ादी की तरफ भी जो है वो एक 2-4 कदम इंसानियत को बढ़ाने का हौसला अता किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बरतानिया और अमेरिका में ये सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आती है। और इन 3 खित्तों में, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में फेमिनिज्म की मुख्तलिफ तहरीकें चलती हैं। ये ऐसी तहरीक है जो बिलाशुबा सियासी सतह पर भी चल रही है, समाजी सतह पर भी चल रही है, और अदबी सतह पर भी चल रही है। सियासी सतह पर वो वोट का हक जो है वो बुनियादी तौर पर औरत के होने की दलील है, औरत के असबात की दलील है कि उसको भी उतना ही एक रायदही का हक हासिल है जितना किसी माशरत के अंदर एक मर्द को हासिल हो सकता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बरतानिया में भी खास तौर पर जो है वो 20वीं सदी की पहली दहाई में जाके कहीं औरत को जो है वो वोट देने का इस्तेहकाक मिला। लेकिन उसके पीछे
एक तवील जद्दोजहद औरतों की, और उसमें कुछ रोशन ख्याल मर्द भी उनके साथ थे, जिन्होंने एक तरह से जो है वो औरत को उस माशरे में जो गुलामों की सी एक हैसियत हासिल थी, उसको समझें कि भाई ख़त्म करने के लिए अपनी तहरीरों से जो है वो जॉन स्टीवर्ट मिल और ऐसे लोगों ने कुछ किताबें लिखी, जिससे इस तहरीर के जो है वो बुनियादी खदोखाल जो है वो वज़ा हुए। और जैसा मैंने अर्ज किया कि ये तहरीक जो थी, ये जितनी कम्प्रिहेंसिव थी और जितने इसके पहलू थे, शायद मगरिब में चलने वाली किसी और तहरीक के इतने पहलू जो है, या इतने हमाजहत पहलू जो है, वो हमारे सामने नहीं आते। ये एक सिलसिला जो है जो शुरू हुआ, उसमें हम ये देखते हैं कि ख़वातीन ने न सिर्फ ये कि सियासी सतह पर जो है वो जद्दोजहद की, सियासी तहरीरें लिखी, जिसमें अपने हकूक़ की उसके लिए जो है हासिल करने के लिए जो है वो एक समझें उन तहरीरों ने एक अहम किरदार अदा किया। उन सियासी तहरीरों ने जो उन ख़वातीन ने लिखी या कुछ मर्दों ने लिखी। फिर समाजी सतह पर बराबरी का, इसी असना में एक बड़ा सवाल जो है वो ये उठा कि क्या बायोलॉजिकल सतह पर, हयातियाती सतह पर औरत मर्द के बराबर है? इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे कुछ पेचीदा सवालात हैं, और इस सवाल का बहुत अच्छा जो जवाब है वो ये दिया गया कि हयातियाती सतह पर औरत को कमज़ोर रखा गया सदियों में, और सदियों तक औरत को जिस हयातियाती अंदाज में रखा गया है वो उसकी आदी हो गई, और उन चीज़ों को उसने कबूल कर लिया। मसलन एक बहुत बड़ी बात जो ये कही जाती है, या समझें कि भी औरत की नाज़िक अंदामी की बात की जाती है, औरत की एक कमज़ोर वजूद की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि औरत बहुत सारे काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं जो एक देहाती आदमी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि देहात की जो औरत है, वो मर्द से भी ज़्यादा सख्त जान और एक तरह से ऐसे-ऐसे मुश्किल काम करने की वो कुदरत रखती है। वो जानवर चराती थी, वो घास काटती थी, वो और भी इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो करती है। लिहाज़ा ये तसव्वुर एक बुना हुआ तसव्वुर दिखाई देता है कि औरत हयातियाती सतह पर जो है वो मर्द से कमज़ोर है, तो बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर सकती जो मर्द करता है। इसलिए इस दलील को जो है वो रद्द इस तौर पर किया गया, जिसे बाद में बहुत उसमें मार्क्स ने भी ये बात की कि हम वो कुछ होते हैं, या हमारा शऊर वो कुछ होता है जो जिस मारूज़ में हमारा शऊर जन्म लेता है। तो इसी तरीके से जो है वो बाद में फोको ने भी ये बात की कि जो भी नज़रियात हमारे होते हैं वो बुनियादी तौर पर एक समाजी तश्कील होते हैं, और वो कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आते, इल्हाम नहीं होते, और ये नहीं होता। तो इस तसव्वुर को कि हयातियाती सतह पर औरत कमज़ोर है, इसके खिलाफ जो सबसे बड़ी दलील लाई गई वो ये थी कि औरत के वजूद को एक बयानिया बनाया गया है, या और ये औरत के वजूद का एक बयानिया बनाया गया है इस माशरत के अंदर, और फिर औरत ने भी उस बयानिया को कबूल करके अपना वजूद उसी तौर पर ढाल लिया है, जैसा कि इस मुआशरे के मर्द चाहते थे कि वो औरत अपने आप को कमज़ोर समझे, औरत अपने आप को जो है वो समाजी सतह पर तहकीर का एक वो समझे। और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी एक वजूहात हैं, मज़हबी वजूहात भी हैं, सियासी वजूहात भी हैं, इमरानी वजूहात भी हैं, तहज़ीबी वजूहात भी हैं, जो बयानिए मुख्तलिफ अदवार में जो है वो औरत के हवाले से कायम किए जाते रहे। औरत ने उनको मिनवन कबूल कर लिया, और ये बहुत बाद में 18वीं सदी में आकर औरत ने अपने बारे में वज़ा करदा उन बयानियों से बाहर आकर अपने लिए जो है एक ऐसे वजूद के बारे में सोचा जो मर्द के बराबर हो सकता था, जो एक मसलन आप ये देखें, उर्दू के कुछ मुहावरे देख लें ना, कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी बहादुर औरत को देखते हैं तो ये नहीं कहते कि वो बहादुर है, हम कहते हैं देखिए उसने मर्दाना वार मुकाबला किया हालात से। या इस तरह की हम जो एक अपनी लुगत के अंदर जो है वो इस तरह की वो चीज़ें रखते हैं,
जो मर्द असास मुआशरे की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। सो एक तरह से इस तवील सफर में औरत ने सबसे पहले उस बयानिए की शिकस्त की जो उसके बारे में मर्दों ने तश्कील दिया था कि वो हयातियाती सतह पर एक कमजोर उज़वियाती एक शय है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब औरत इस बयानिए से निकली तो फिर एक तरह से जो है उसने अपने वजूद का इसबात किया, और वजूद के इसबात से भी, क्योंकि हमारे यहाँ फिर एक बहुत सारी मनफी बातें, वजूद से मुराद ये है कि उसने अपने होने का, अपनी अक्ल का, अपनी एक समझे कि एक मुकम्मलपन का जो है वो इदराक किया, और ये कहा कि मैं भी वो सब कुछ कर सकती हूँ इस माशरे के अंदर जो कोई मर्द कर सकता है। इसलिए जो है मेरा ये जो अमल है वो उस नाबराबरी को जो है वो खत्म करेगा। और एक तरह से जो है वो फिर हम ये देखते हैं कि बरतानिया में बहुत सारी लिखारी खवातीन ने उन टैबूज को तोड़ा जो मर्द ने औरतों के लिए बनाए थे, और अपने अपने होने का एक सबूत अपनी उन अदबी तहरीरों में भी दिया और उन तहजीबी तहरीरों में भी दिया, या उन इमरानी तहरीरों में भी दिया, जहां उन्होंने एक तरह से फलसफियाना सतह पर जो है वो औरत के कमतर होने के उसको बयानिए को तोड़ने की कोशिश की। सो इस पूरे अरसे में तकरीबन आप ये देखें कि 18वीं सदी से लेकर तो 20वीं सदी के वस्त तक ये एक ऐसा मगरिब के अंदर एक सिलसिला जो है वो चलता रहा, जिसमें ये मुगालता जो इंसानी तारीख में पैदा हुआ था कि औरत अधूरी है, औरत एक कमतर दर्जे की हामिल है, औरत बेअक्ल है, या हमारे अपने फिर मैं उन मुहावरों की तरफ जाऊंगा कि औरत की जो अक्ल है वो टखनों में होती है। और माशाल्लाह हमारे खित्ते की तमाम तर जुबानें जो है ना वो इन मुहावरों के हवाले से जो है वो खुद कफील है। सो आपको पंजाबी में भी इस तरह के मुहावरे मिल जाएंगे, सराइकी में भी इस तरह के मुहावरे मिल जाएंगे, बलोची में भी मिल जाएंगे। तो एक तरह से जो है खुद अंग्रेजी में भी या दीगर यूरोपीय जुबानों में भी मिल जाएंगे आपको। तो एक तरह से जो एक बुत तोड़ा इन खवातीन ने वो अपने होने के हवाले से था। फिर हम देखते हैं कि 1960 के लगभग सिमन द बोआ के यहाँ जो उसने किताब लिखी द सेकंड सेक्स, उसके हवाले से फिर एक दूसरी लहर जो है वो हम फेमिनिज्म के देखते हैं। और उस फेमिनिज्म ने यकीनी तौर पर जो किरदार अदा किया वो पिछली एक समझें 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी का जो आधा हिस्सा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और एक अग्रेशन एक जो है वो इन लिखने वालों के अंदर आई, औरत के हवाले से, औरत के वजूद के हवाले से, औरत के असबात के हवाले से। और सेकंड सेक्स जिसका उर्दू में भी तर्जमा हुआ, पहले ईश्वर नाहिद साहिबा ने किया था लेकिन वो इत्तफाक से मंजर आम पर नहीं आ सका, फिर यासिर जवाद ने इसका तर्जमा किया। तो इस किताब के असरात न सिर्फ ये कि भी मगरिब पर मुरतब हुए, बल्कि इस किताब ने एक जो हदूद व कयूद थी, या जिसे आप कहें ज़मान व मकान था, उस सिलसिले को भी तोड़ दिया। और ये किताब जो है इसकी पूरी दुनिया की ज़ुबानों में इसके तराजम हुए, अंग्रेजी से फिर बहुत सारी ज़ुबानों में इसके तराजम हुए, और इसने जो है एक राह दिखाई। और वो राह जो थी वो ये थी कि औरत जो है वो अब ये दावा करे कि वो अपने बारे में मर्दों के वज़ा करदा बयानिए से कि वो मुख्तलिफ है और अधूरी नहीं है। वो मुख्तलिफ है लेकिन ये कि वो महज काउंटर पार्ट नहीं है। वो मुख्तलिफ है, वो हयातियाती सतह पे भी मुख्तलिफ हो सकती है, वो सोचने की सतह पे भी मुख्तलिफ हो सकती है, वो किसी और सतह पर भी मुख्तलिफ हो सकती है, वो जिंदगी के वज़ाइफ में भी मुख्तलिफ हो सकती है।
یا ہے، لیکن وہ کمتر نہیں ہے، وہ ادھوری نہیں ہے، اور اس کی اہمیت ایک دوسری جنس کے طور پر جو ہے وہ مرد کو قبول کرنی چاہیے۔ تو سیمون ڈی بوا کی اس کتاب سے جو ایک نئے مباحث شروع ہوئے، انہوں نے اس تحریک کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک نیا رخ دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1960 سے لے کر اب تک ایک طرح سے جو ہے وہ مغرب کے اندر اتنی بڑی تحریریں اور اتنے بڑے ادبی ناقد، اتنے بڑے سماجی ناقد جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کتاب کے جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، خاص طور پر اس پوری تحریک پر، کہ اس کے بعد جو لوگ سمجھیں آئے سامنے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ اس تحریک کے خال و خط اور جو ایک سمجھیں کہ بھی پیراڈائم نیا وہ جو متعارف کرایا، اس نے ایک مجموعی طور پر ہماری تہذیبی زندگی میں، ہماری عمرانی زندگی میں اور ہماری ادبی زندگی میں اس کے ایسے گہرے نقوش مرتسم کیے کہ شاید 1960 سے پہلے ہمیں اس طریقے سے نہیں دکھائی دیتا۔ اب یہ تو وہ پس منظر تھا جو مغرب میں اس تحریک کے حوالے سے تھا، اور یقینی طور پر سیمون ڈی بوا کوئی آخری خاتون نہیں تھی جنہوں نے اس حوالے سے لکھا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ، جس میں مرد بھی تھے، انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے لکھا اور اس تحریک کی حمایت میں لکھا، اور بہت ساری خواتین، انگنت خواتین ہیں اور بہت اہم خواتین ہیں وہ، جنہوں نے فیمنزم کے نقوش کو جو ہے وہ ایک مرتب کرنے کی کوشش کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو حصے میں نے عرض کیا کہ مغرب کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ 1960 سے پہلے کی 2.5 صدیاں ہیں، اور پھر یہ کوئی 50 برس ہیں، تو یہ ایک طریقے سے ان دو حصوں میں عورت کے اثبات کے حوالے سے اور فیمنزم کے حوالے سے جو ہے جتنی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ ان دوسری تحریک کے بعد جو ہے وہ سوچا گیا ہے، پہلی تحریک کے حوالے سے جو ہے، یا اس کے پہلی لہر کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی گہرائی یا اتنا مجموعی پن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا پر پھر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ فرانس سے، برطانیہ سے اور امریکہ سے چلنے والی اس تحریک نے ان خطوں پر کیا اثرات مرتب کیے جہاں عورت کی حیثیت مغربی خطوں کی نسبت کہیں زیادہ جو ہے وہ زیادہ سمجھیں کہ خراب تھی، اور یہاں پہ عورت کو جو ہے وہ ایک شاید دوسری جنس میں نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ایک غلام یا داسی یا اس طرح کا جو ہے وہ ایک سمجھیں درجہ دیا جاتا تھا۔ ہم اب دیگر خطوں کی بجائے برصغیر کی طرف آتے ہیں کہ 1960 کے بعد ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں کیا کیا کچھ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی سطح پر جب علی گڑھ کی تحریک شروع ہوئی تو علی گڑھ تحریک کے حوالے سے عام طور پر جو ہے وہ سر سید پر، ویسے تو سر سید کی داڑھی پکڑنا ایک رواج ہے اور حالی کو گالی دینا بھی ایک رواج ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو پس نوآبادیاتی ناقدین کہتے ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر سر سید اور حالی کی تحریروں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ طالب علم جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی، اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید عورتوں کی تعلیم کے خلاف۔ اب یہ تعلیم کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تعلیم بنیادی طور پر ایک ادراکی عمل ہے، اور یہ ادراکی عمل ہی بتا سکتا ہے خاتون کو کہ میں کیا ہوں۔ اپنے آپ کو تعلیم بنیادی طور پر اپنی شناخت کا ایک عمل ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل ہے۔ تو سر سید کے حوالے سے جو یہ کہا گیا، تو
اس پر اب بہت سارا ایک سمجھیں لٹریچر جمع ہو گیا ہے، اور علی اصغر عباس صاحب کی جو ہے وہ کتاب ہے بہت اچھی اس حوالے سے کہ سر سید خواتین کی تعلیم کے مخالف نہیں تھے. دراصل وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس وقت انہوں نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کی تو عین ممکن ہے کہ یہ جو مردوں کی تعلیم کا بھی سلسلہ ہے مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو جائے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چراغ خواتین کی تعلیم کا جلا کہاں سے؟ تو علی گڑھ میں ہی جلا. اور ایک طرح سے جو ہے وہ اس سے پہلے جو خواتین کی تعلیم تھی وہ اینگلو انڈین اداروں میں تھی، اور وہ ایسے طبقات میں تھی جو غیر مسلم طبقات تھے، یا پھر مسلم اشرافیہ کی کچھ خواتین نے جو ہے وہ لکھنؤ کے تعلیمی اداروں میں پڑھا یا یہ کیا یا وہ کیا. یہ سر سید کے دوست ہی تو تھے جو رشید جہاں کے والد تھے شیخ عبداللہ، جنہوں نے کہا کہ سید صاحب ٹھیک ہے آپ لڑکوں کو پڑھاتے رہو، میں تو لڑکیوں کو پڑھاؤں گا. اور علی گڑھ کے اندر ہی انہوں نے لڑکیوں کا ایک کالج قائم کیا. پھر اسی ہی یعنی کہ اسی سے متصل زمانے میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اور ترقی پسند تحریک نے بھی جو ہے وہ جب برابری کی بات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس ترقی پسند تحریک میں ہمیں فیض صاحب نظر آتے ہیں، سجاد ظہیر نظر آتے ہیں، تو وہیں رشید جہاں بھی نظر آتی ہیں. اور یہ رشید جہاں وہی ہیں جن کے والد نے جو ہے وہ علی گڑھ کے اندر جو ہے وہ کالج قائم کیا جو ان کے نام سے ہی موسوم. سو یہاں سے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پر مسلمان خواتین کے اندر اپنے ہونے کے ادراک کا اور شعور کا، اور یہیں سے وہ چراغ جلا جس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی لاہور تک آتی ہے، اور محمدی بیگم اور پھر اس طرح کے اور بہت ساری لکھنے والیاں، نظر سجاد ظہیر. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کہ ادبی سطح پر ان کی تحریریں جو ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی تحریریں ہمیں اس وقت کے بڑے ادیبوں کی دکھائی دیتی. لیکن ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ کسی ادب کو پرکھنے کے تمام تر جو ایک رویے ہوتے ہیں وہ ادبی نہیں ہوتے، انہیں سماجی سطح پر بھی پرکھا جاتا ہے، انہیں تہذیبی سطح پر بھی پرکھا جاتا ہے. تو ان خواتین کی تحریروں نے جہاں عورتوں کی تعلیم کی بات کی، نابرابری کی بات کی، عدم مساوات کی بات کی، وہیں اپنے ہونے کا اور اپنے ادراک کی طرف پہلا قدم جو ہے وہ نظر سجاد ظہیر اور محمدی بیگم اور ان کی تحریروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. یقینی طور پر رشید جہاں بڑی لکھنے والی تھی، اور ان کے بعد جو ہے وہ جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے، اور خود دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم سجاد حیدر یلدرم کی کہانیوں کو غور سے پڑھیں تو ان کی کہانیوں کے اندر جو ایک خواب ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کس معاشرت کا خواب ہے. صحبت ناجنس اگر ہم پڑھیں، چڑیا چڑے کی کہانی پڑھیں یا اور ان کی کہانیاں پڑھیں تو ہمیں اس کے اندر وہ پہلا فیمنسٹ مرد دکھائی دیتا ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ برابری کا ہے، یا وہ ایک ایسا خواب دیکھتے ہیں، ایک ایسی معاشرت کا خواب دیکھتے ہیں جو ایک صحبت ناجنس سے اس طرح بچائے کہ مرد اور عورت برابری کی سطح پر ایک نئی معاشرت کو جو ہے وہ جنم دے. سو اس کے بعد کی جو تحریریں ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کئی قسم کی تحریریں ہیں، اور اس میں زاہدہ ہینا نے اپنی کتاب عورت زندگی کا زندہ میں کئی مضامین میں ان تحریروں کی طرف جو ہے وہ اشارے کیے ہیں جو آپ طالب علموں کے لیے بہت اہم کتاب ہے. عورت زندگی کا زندہ، اس کے عنوان پہ بھی غور کریں اور اس کے مشمولات کو بھی آپ دیکھیں. حتیٰ کہ انہوں نے تو جو ہے وہ اردو کی داستانوں کا بھی جائزہ لیا، اور اردو کی اس دور کی جو ایک مقبول عام لکھاری تھی ان کی تحریروں کا بھی جائزہ لیا، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کی جو عورت ہے اور ہندوستان کا جو روشن خیال مرد ہے
वो किस तरह से जो है वो फेमिनिज्म की बात कर रहा है, वो एक ऐसे शऊर की बात कर रहा है जो मर्द और औरत को बराबरी की सतह पर देखने का ख्वाब देखने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो तरक्की पसंद तहरीक से एक मुंसलिक अदब है, तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनकी तहरीरों में हमें क्या दिखाई देता है मर्द और औरत के हवाले से। इसमें एक तरह से फैज साहब की नज़मों में, मजाज की नज़मों में, जज्बी की तहरीरों में, और फिर प्रेमचंद से आप शुरू हूँ इसलिए कि प्रेमचंद से उसका आगाज किया जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में, सुदर्शन की कहानियों में, जो ये लोग हैं कृष्ण चंद्र की कहानियों में, तो इन सब में जो है वो एक तरह से फेमिनिज्म का नाम ना लेकर भी एक ऐसी दुनिया की तस्वीर कशी करने की कोशिश की गई है जहाँ पे मर्द और औरत की जो है वो बराबरी की एक सतह जो है वो वजूद में आ सके। और ये मुआशरा जो एक आर्याई तनाजुर में 4 ऐसे तबकात में बटा हुआ था, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो क्या ब्राह्मण की जो औरत है वो ब्राह्मण के बराबर हो सकती है? शूद्र की औरत को तो जाने दीजिए, जो वस्ती तबकात हैं, क्या उनकी औरत भी मर्द से बराबरी का ताल्लुक कायम कर सकती है? और अगर आप उस निज़ाम को गौर से देखने की कोशिश करें तो जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल में बहाव में जो हमें एक द्राविड़ी मुआशरा नजर आता है, वो द्राविड़ी मुआशरा जो मर्द और औरत के हवाले से मसावात का कायल है, तो उसको जो है वो आर्याई यलगार ने जो है वो तब्दील किया है। उस आर्याई यलगार ने जो है वो बुनियादी तौर पर मर्द के इस्तबदाद को कायम किया है, और वो मर्द असास मुआशरा जो है वो हमें मुतशक्कल होता नजर आता है मोहनजोदड़ो से लेकर जो है वो शुमाली हिंदुस्तान के पूरे समझें कि एक सरहद तक जो है। सो इस आर्याई एक तसल्लुत जो है ये बुनियादी तौर पर बरे सगीर पर एक और वजह का तसल्लुत भी हमें दिखाई देता है, और वो ये है कि ये औरत को जो है वो कोई अहमियत नहीं देता। जो अहमियत देता है वो सिर्फ ये है कि वो मंदिर के अंदर दासी बनकर बैठे। और अगर आपने मंदिर के अंदर की दासी की एक रूह को पढ़ना हो तो फिर हम जो है वो कुछ उस दौर की जो नज़्में तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक लोगों ने लिखी, उनको जो है वो हम पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जो है वो मोहम्मद दिन तासीर साहब की जो नज़्म है, एमडी तासीर साहब की देवदासी, उसको ज़रा आप गौर से देखें, और उसमें जो है हम ये देखते हैं कि किस तरीके से है 2000 बरस में जो है वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक की गई इस बरसगीर के अंदर जो मर्द और औरत की एक नामुवाफ़क़त और दरबों में बंद करने वाली एक सूरत हाल, वो जो औरत को जो है चार दीवारी के नाम नेहाद तकद्दुस का नाम लेकर उसके अंदर जो है वो महकूम बनाने वाली एक सूरत हाल जो है वो हमें दिखाई देती है आर्याई असरात के बाद जो है। और आर्याई असरात बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, और अभी तक हम उसकी रद्द तश्कील जो है वो नहीं कर सके। और आज भी जब हम देखते हैं कि किशोर नाहिद, जाहिदा हिना, अनीस हारून और इन जैसी खवातीन जब अपने हकूक के लिए जो है वो कुछ नारे लगाती हैं तो उनको बेहया औरतें कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर आर्याई जहन का एक तसल्लुत है जो हमारी अक्ल पर जो है वो गालिब कर दिया गया है, और उसको फिर कुछ जो है हमारे मजहबी रहनुमाओं ने भी इस तासुर को जो है वो दोचंद करने के लिए अपने जो है वो बयानिए को भी एक बरूकार लाने की जो है वो कोशिश की। तो तरक्की पसंद तहरीक के बाद हम देखते हैं कि भाई जो जदीदियत का अदब है, जदीदियत मगरिब में भी एक मर्द असास एक तहरीक रही है, और इस पहलू पर भी खासे जो है वो मज़ामीन लिखे गए हैं। लेकिन 1960 के बाद हम ये देखते हैं कि अब औरत जो है वो अपने असबात के लिए उन रिवायती असनाफ को तर्क करती है, और अब वो अपने बारे में रास्त गुफ्तगू करती है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ
के जो ख़ास तौर पर ईश्वर नाहिद की जो तहरीरें हैं, औरत ख्वाब और खाक के दरमियान, या कुछ उनके तराजम हैं इस तरीके से, उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है हमारे यहाँ फेमिनिज्म की तहरीक को पेश करने में या पैदा करने में। और यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा ये बात कहने की कि हमारे यहाँ जो फेमिनिज्म की जो तहरीक है वो मगरिब के कुल्ली असरात की बजाय खुद अपने अंदर से भी उभरी है। और जो एक शऊर हम देखते हैं जाहिदा हिना की तहरीरों में, जाहिदा हिना की उन तानीसियती तहरीरों में जो अफसाने या नावलेट नहीं है, बल्कि उन्होंने जो नसरी तहरीरें, गैर फिक्शनी तहरीरें जो की हैं, उनके अंदर, ईश्वर नाहिद की तहरीरों के अंदर, अनीस हारून की तहरीरों के अंदर, या इन जैसी और बहुत सारी लिखने वाली खवातीन, अतिया दाऊद वगैरह और ये लोग हैं, इनकी तहरीरों में जो कुछ हमें नजर आता है, अब ये अजीब बात है कि इन पर जो है वो मगरिब नवाजी की फब्ती कसी जाती है, इनको मगरिब का गुलाम कहा जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन कोई भी मुस्तकबिल का जो एक मौरख होगा, अदबी मौरख होगा, समाजी मौरख होगा, तहजीबी मौरख होगा, वो जब इन तहरीरों को पढ़ेगा और इनका एक दुरुस्त अंदाज में तज्जिया करेगा, तो ये वो चीजें हैं जो हमारे मारूज से पूरी हैं। ठीक है कि कुछ हमें नजरी किवाम मगरिब से मिला है औरत को समझने के लिए, औरत के वजूद के असबात के लिए, औरत के होने के हवाले से, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें जो बुनियादी तजर्बा है इन तहरीरों का, जो बुनियादी एक समझें हमें मवाद है, वो हमें अपनी जिंदगी ने दिया है, इस खित्ते की खवातीन की जिंदगी ने दिया है। और आप बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह ने औरत की एक तकरीम में और औरत की तहरीम में, औरत की तकरीम और तहरीम के नाम पर बहुत तखफीफ की है। खुशनुमा नारे लगाए गए, चादर, चार दीवारी और फलां और फलां, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि औरत पर सबसे ज्यादा एक सियासी तशद्दुद जो है वो इसी जमाने में हुआ, जब कुछ ऑर्डिनेंसेस आए, कुछ और इस तरह की चीजें आईं, कुछ बड़े तल्ख हकायक हैं, तल्ख वाकयात हैं, मैं जिनकी तरफ जो है वो बहुत ज्यादा समझें कि वो नहीं करता। आप खुद तारीख के तालिब इल्म के तौर पर, अदब के तालिब इल्म के तौर पर, अपनी तहजीब के तालिब इल्म के तौर पर खुद जो है वो उन वाकयात को जान सकते हैं। और आप तो कराची में बैठे हैं, जहां से इस तहरीक के बुनियादी खदोखाल जो हैं वो वज़ा हुए। और ये एक तरह से ऐसी तहरीक थी जिसने बुनियादी तौर पर जो है वो उस जुल्म की काली रात में औरत पर जो एक पाबंदियां आयद की गईं, औरत को जो है वो एक कुछ रंगीन नारों के उसमें तनाजुर में जो है वो घर में उस तरह बंद करने की कोशिश की गई, जैसे मुर्गियों को डरबे में, मैं उसके लिए तिमसाल के लिए, इस मिसाल के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है। जिस तरह से मुर्गियों को डरबे में बंद किया जाता है, इसी तरीके से जो है वो औरत को जो है वो एक माशरे के अंदर जो है वो कैदी बनाने की एक कोशिश की गई इसी दौर में। और यकीनी तौर पर यही वो दौर था जब कराची की इन पढ़ी लिखी खुद शनास खवातीन ने फेमिनिज्म के जो है वो खदोखाल जो है वो वज़ा करने की कोशिश की और एक ऐसी तहरीक चलाई। फिर लाहौर की कुछ खवातीन ने जो है वो इस तरह की तहरीक चलाई कि हम ये देखते हैं कि वो दौर जितना सख्त था उतना ही रद्द अमल भी उसका शदीद हुआ। और ये वो दौर था जिसमें औरतों ने, खवातीन ने लाठियां खाईं। और फिर इसी दौर में हम ये देखते हैं कि वारिस मीर जैसा शख्स उठ खड़ा होता है और वो किताब लिखता है जिसके जरिए वो एक बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या औरत आधी है। और ये बुनियादी तौर पर उस मजहबी अस्तूरा की शिकस्त थी, वारिस साहब की जो किताब है, जिसमें बार बार जो है
وہ ایک مذہبی اشرافیہ نے جو ہے وہ عورت کو اپنی کمتری کا یا جس ایک بیانیائی ایک کمتری کا ایک سمجھیں کہ ایک احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا جواب جو ہے وہ وارث میر نے جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں دینے کی کوشش کی۔ اسی دور میں یہ بہت اچھی تحریریں، سماجی تحریریں، تہذیبی تحریریں اور ادبی تحریریں بھی سامنے آئیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ فہمیدہ ریاض نے شاعری کی، کتنی بہادری کے ساتھ کشور ناہید نے شاعری کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہانیاں لکھی، اور ایک ایسا کارواں تیار ہوتا گیا جس نے عملی سطح پر جو ہے وہ، کیونکہ میں نے پہلے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ عام طور پر جب ہمارا طالب علم فیمنزم کے بارے میں پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق محض مغرب سے ہے، اور پھر یہ کہ اس کا تعلق محض ادب سے ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق نہ تو محض مغرب سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق محض ادب سے ہے، یا جسے مابعد جدید تنقید متن کہتی ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پر ہماری زندگیوں سے ہے۔ میں کسی ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کروں گا جسے میں خود کمتر سمجھوں۔ یہ وہ شعور تھا جو وارث میر کی اس کتاب سے ابھرا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تحریریں اس وقت سامنے آئیں، جس میں انیس ہارون کی تحریریں ہیں، کشور ناہید کی تحریریں ہیں، زاہدہ حنا کی تحریریں ہیں، اور بہت ساری ایسی خواتین کی جو ہے وہ تحریریں ہیں، اور آج کل جو ہے وہ زبیدہ مصطفیٰ یا اور اس طرح سے بہت ساری لکھنے والیوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے معروض سے ابھرنے والی تحریریں ہیں، اور انہیں مغرب کے کسی سمجھیں کہ دبستان کا عکس سمجھنے کی بجائے اپنے معروضی حالات میں جو ہے وہ پرکھنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ طالب علموں کو جو ہے وہ یہ ڈاکٹر عقیلہ جاوید کی مرتب کردہ کتاب اور اس کے بہت بامانی عنوان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آدھی عورت اور پورا ادب۔ تو میں انہی معروضات پر جو ہے وہ آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ ختم کروں گا۔ یقینی طور پر یہ تشنا گفتگو ہے، اور ابھی 2-3 اور پہلوؤں سے جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور اگر جو ہے وہ محترمہ تہمینہ صاحبہ چاہیں گی تو پھر ہم اگلی کسی نشست میں اس ادب پر گفتگو کریں گے جو ان تحریکوں کے تناظر میں اردو میں پیدا ہوا۔ وہ شاعری ہے، وہ خود اب میں میرے لیے بار بار پھر نہیں سر، آپ نے جو گفتگو کی وہ بہت عمدہ تھی، اور یعنی یقیناً فیمنزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تاریخی تناظر میں ہماری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تانیثیت کے تناظر میں یا فیمنزم کے تناظر میں ہم کیا صرف انہی خواتین کا مطالعہ کر سکتے ہیں جنہوں نے یعنی ایک ادب اسی تناظر میں تخلیق کیا ہے، مزاحمت کی ہے؟ کشور ناہید کی بات کر لیں، فہمیدہ ریاض کی بات کر لیجئے، عطیہ داؤد کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور بھی کئی خواتین ایسی ہیں جو باغی کہلاتی ہیں یا جنہوں نے بغاوت کی۔ کیا وہ خواتین جو ابتدائی دور کی تھیں یا بیچ کے دور کی، یا پھر تنقید کے حوالے سے یا ناول کے حوالے سے یا افسانے کے حوالے سے یا کسی بھی اور صنف کے حوالے سے یا مختلف شاعرات کا، کیا تانیثیت کے حوالے سے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ تو آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ جو تانیثیتی تناظر ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ہم کشور ناہید صاحبہ یا فہمیدہ ریاض صاحبہ یا ان لکھنے والوں کو جنہیں باغی کہا گیا یا جنہیں بے حیا کہا گیا یا پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، نہ صرف ان کا بلکہ اور جو لکھاری خواتین ہیں، اور اس تناظر میں تو ہم اس مقبول عام ادب، یہ جو عمیرہ احمد، زنیرہ احمد ٹائپ لوگ ہیں جو عورت کو جو ہے وہ صبر کا اور اس کا ایک رضا کا درس دیتی ہیں اور اس طرح کی تلقین کرتی ہیں، ہم تو ان کے ادب کو بھی جو ہے وہ تانیثیتی تناظر میں کھود سکتے ہیں۔
اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک جو ریاستی نیریٹو ہے یا ایک خاص وضع کے لوگوں کا ایک جو نیریٹو ہے اس کی بھی ایک کھوج لگا سکتے ہیں۔ اس تناظر میں تو ہم منٹو کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تناظر میں ہم غلام عباس کی کہانیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس تناظر میں جو ہے ہم کرشن چندر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے پورے ادبی سرمایہ کو جو ہے وہ ہم اس تناظر میں دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ بڑا ادب ہے اور وہ بڑا کھاری ہے، جس نے ایک کسی اس کو تانیثیتی تناظر کو یا کسی اس کو سامنے رکھے بغیر اس معاشرت کی عکاسی کی، اس معاشرت کے حوالے سے لکھا۔ جب وہ اس معاشرت کے حوالے سے لکھے گا تو آپ دیکھیں نا، آپ جانگلوس پڑھیں تو جانگلوس میں جو مظلوم عورت دکھائی دیتی ہے ہمیں، تو جو شوکت صدیقی تھے وہ تو مارکسسٹ تھے، اور ان کا تو ایک سمجھیں کہ نقطہ نظر عورت کے حوالے سے اس طرح کا جیسے کشور ناہید کا ہے یا فہمیدہ ریاض کا ہے، این ممکن ہے نہ ہو، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن جانگلوس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں اسی طرح کی جو ہے وہ صورتحال نظر آ سکتی ہے۔ اور بھی ہم تنویر انجم کا ایک مطالعہ کریں یا اور اس طریقے، یا چلیں میں اب اپنی بات نہ ایک ناول پر ختم کرتا ہوں، وہ ناول ہے ذلتوں کے اسیر، انور سن رائے کا، وہ آپ کے ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس ناول کو پڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی لکھنے والی خاتون کو جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کا اس شہر کراچی میں سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے اس کی تذلیل کی گئی اور کیسے اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ بھئی ہم ہر طرح کے ادب کا جو ہے وہ اس تناظر میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ایسے ادب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جس میں عورت کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ ہم مثلا بہت معذرت کے ساتھ بانو قدسیہ یا ایسے لوگوں کی تحریروں میں بھی ہمیں جو ہے وہ عورت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بھلی باتیں نظر نہیں آتی، تو ہم اس طریقے سے بھی اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک لکھاری جو ہے وہ اس معاشرت سے جو ہے وہ کچھ کردار چنتا ہے، اور ان کرداروں کو جو ہے وہ اپنے ناول میں یا اپنی شاعری کا کردار بناتا ہے یا کچھ بناتا ہے، تو وہ اس رو میں بہہ رہا ہوتا ہے جو معاشرے میں عورت کے حوالے سے عام طور پر پائی جاتی ہے، تو ہم اس عمومی رائے کی بھی رد تشکیل کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف آخر میں نا دو کتابوں کے نام لینا چاہوں گا جس میں مثلا فہمیدہ ریاض نے ہی مرتب کی خاموشی کی آواز، تو ہم اس خاموشی کی آواز کا بھی تجزیہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ادب، فیمنزم اور اس سے ہم پر غور کریں تو ہم میں تو پورا سماج شامل ہے۔ تو میں بار دیگر آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں فیمنزم کے حوالے سے، تانیثیت کے حوالے سے، اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پوری اس میں نہ تو میں نے نسوانیت کا تذکرہ کیا ہے نہ نسائیت کا تذکرہ کیا ہے، جو فیمنزم کے اس دائرے میں شاید اس طریقے سے نہیں آتی، اور اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی پرمغز گفتگو کی اور ہم یعنی طلباء کو فیمنزم کے بنیادی تصورات سے آگاہ کیا، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، تو اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، اور آپ ہمارے طلباء کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو خوش آمدید۔ نہیں، بس ایک شعر ہے، وہ میں آپ کے طلباء کو جو ہے وہ سنانا چاہوں گا کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے۔ تو اپنے آپ کو عام زاویوں سے بچائیں، کتاب کو اپنی آنکھ سے پڑھیں اور دنیا کو بھی اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔